हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम को कवर करना शुरू किया था और मैंने आपको बोला था कि जो ऑर्गन्स होते हैं इम्यून सिस्टम के दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। देन हमने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर दो टाइप्स करी थी इसकी। क्या क्या आते हैं इसमें? बोन मैरो आ जाती है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में और दूसरा आपका आ जाता है थाइमस। ठीक है, तो हमने ये जो आपका बोन मैरो है इसके अंदर देखिए बी सेल्स की सिंथेसिस हो रही है, मैच्योरेशन हो रही है, वो हमने देख लिया था पूरा कि किस तरीके से वो बी सेल्स का सिंथेसिस हो रही है और फिर किस तरीके से नेगेटिव सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा उसमें चल रहा है और फिर उनकी जो है वो सिलेक्शन हो रही है। देन जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वो होता है थाइमस। इस थाइमस को हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे अभी इस लेक्चर के अंदर। बाकी मैंने आपको एक और टाइप का प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बताया था जो कि हमें बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, ठीक है, और हमको ये देखने को मिलता किस में है? तो बर्ड्स के अंदर। ठीक है, अब बाकी देखिए आपके जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं इनके अंदर आ जाते हैं स्प्लीन, देन लिम्फ नोड्स, उसके बाद में आ जाता है आपके पास में माल्ट और गाल्ट। तो ये सारे आते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर। और बाकी जो आपका ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ये इसमें अभी हम इस लेक्चर के अंदर जो ये थाइमस है इसको डिटेल में कवर करेंगे। राइट, अब उससे पहले अब हम ये देख लेते हैं एक बार दोबारा से कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के देखो फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो आपको पता है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर जो है वो सिंथेसिस हो रही है और फिर मैच्योरेशन हो रही होती है किसकी? इम्यून सेल्स की। ठीक है, और यही प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं ग्रोथ फैक्टर्स भी प्रोवाइड करते हैं इम्यून सेल्स की मैच्योरेशन के लिए। दो टाइप्स के हैं, बोन मैरो और थाइमस। इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर होगा आपका थाइमस। बोन मैरो हम लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, बाकी थाइमस की अगर हम देखिए बात करें तो थाइमस के अंदर मैच्योरेशन होती है किसकी? टी सेल्स की। यह मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो टी सेल्स हैं वो सिंथेसाइज तो होते हैं बोन मैरो के अंदर, बट इनकी जो मैच्योरेशन होती है वो होती है आपकी थाइमस के अंदर। देन जो थाइमस है उसका मैक्सिमम साइज कब देखने को मिलता है? जब कोई इंडिविजुअल अपनी प्यूबर्टी के अंदर होता है उस टाइम पे। देन इंक्रीजिंग एज के साथ में देयर इज अ डिक्लाइन इन द थाइमिक फंक्शन। राइट, जैसे जैसे एज इंक्रीज होने लगती है किसी इंडिविजुअल की तो उसका जो थाइमिक फंक्शन है उसमें डिक्लाइन आने लगता है और देर इज अ लॉस ऑफ टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी लॉस देखने को मिलता है क्योंकि जो टी सेल्स होते हैं दे प्ले रोल इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और आपको पता है कि अगर टी सेल्स जो हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर अगर रोल प्ले कर रहे हैं तो जो टी सेल्स हैं वो सिंथेसाइज तो ठीक है बोन मैरो के अंदर हो गए, बट अगर वो थाइमस के अंदर मैच्योर ही नहीं हो पाए तो फिर सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है वो अफेक्ट होगी क्योंकि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो टी सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। टी सेल्स मेच्योर होंगे कब? जब थाइमस प्रेजेंट होगा। बट अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इंक्रीजिंग एज के साथ में जब थाइमस डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है उसकी एक्टिविटी, तो कैसे फिर टी सेल्स मेच्योर होंगे? नहीं हो पाएंगे ना। तो इसीलिए इस तरीके से चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि जो आपका थाइमस है वो नेसेसरी है, ये कैसे मतलब कि थाइमस जरूरी है ये पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हम एक माइस लेते हैं जिससे थाइमस को रिमूव कर दिया जाता है और ऐसा माउस जिससे थाइमस को रिमूव कर दिया गया हो उसे बुलाया जाता है थाइमेक्टोमाइज्ड माइस। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिख सकते हैं कि इज थाइमस नेसेसरी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इज थाइमस नेसेसरी। थाइमस जो है वो जरूरी है या नहीं है ये पता करने के लिए हमने क्या किया, एक थाइमेक्टोमाइज्ड माइस लिया। अब जो थाइमेक्टोमाइज्ड माइस था इसका क्या मतलब कि उस माइस से कोई ऐसा माउस जिसके अंदर से थाइमस जो है वो रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो थाइमस है इट इज रिमूव्ड फ्रॉम न्यूबॉर्न
ठीक है, रिमूव कर दिया गया थाइमस को न्यूबॉर्न के अंदर से, और फिर जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, देयर इज द एब्सेंस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। राइट, जब थाइमस को रिमूव किया न्यूबॉर्न में से तो देयर वाज सीन, क्या देखा गया कि देयर इज अ एब्सेंस ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और देयर वाज नो मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स की कोई मैच्योरेशन नहीं हुई ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ थाइमस। ठीक है जी, तो देखिए थाइमस जरूरी है या नहीं है, कैसे पता किया साइंटिस्ट्स ने, उन्होंने एक थाइमेक्टोमाइज्ड माइस लिया। बोलने का मतलब कि कोई न्यू बॉर्न माउस था, उसमें से उन्होंने क्या किया, थाइमस को रिमूव कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे थाइमस रिमूव हुआ उसके अंदर टी सेल्स की तो मेच्योरेशन हो ही नहीं पा रही है, और अगर टी सेल्स मेच्योर नहीं हो पा रहे हैं तो उसका रीजन है कि वहां पे थाइमस जो है वो एब्सेंट है, और उसी की वजह से फिर देयर इज अ एब्सेंस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आप चाहें तो इस पॉइंट को जो है वो नीचे भी कर सकते हैं इससे, फिर ये थोड़ा सा एक सीक्वेंस सा बन जाएगा कि थाइमस रिमूव किया है तो देयर इज मैच्योरेशन नहीं हो पा रही है टी सेल्स की, जिसकी वजह मतलब क्योंकि थाइमस एब्सेंट है, जिसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो माउस के अंदर एब्सेंट है। राइट, एक चीज हो गई। अब देखिए एक डिजीज होती है, डिजीज का नाम है डी जॉर्ज सिंड्रोम या फिर थाइमिक एप्लेजिया। ठीक है, डी जॉर्ज सिंड्रोम नाम की एक डिजीज होती है। देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक डिजीज होती है विच इज नेम्ड एज डी जॉर्ज सिंड्रोम, या फिर इसी को हम लोग और किस नाम से बुला लेते हैं, थाइमिक एप्लेजिया। ठीक है, थाइमिक एप्लेजिया के नाम से हम जो है इसको बुलाते हैं, डी जॉर्ज सिंड्रोम को। तो इसमें हमने क्या देखा कि इस केस में क्या होता है, ये डिजीज कैसे होती है, जो डी जॉर्ज सिंड्रोम है या फिर जो थाइमिक एप्लेजिया है, ये कैसे देखने को मिलती है, जब थाइमस इज फेल्स टू डेवलप। इट इज सीन व्हेन थाइमस फेल्स टू डेवलप, मतलब जब थाइमस डेवलप ना हो पाए उस टाइम पे, तो जिसकी वजह से फिर एब्सेंस होती है किसकी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। ठीक है, और उसके बाद में देयर इज इंक्रीज इन द इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो देखिए ये चीजें हैं इसमें। देखो अब हमने क्या किया कि अगर थाइमस नेसेसरी है कि नहीं है वो चीज़ हमने देख ली। फिर हमने देखा कि अगर थाइमस ना हो तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है, तो डी जॉर्ज सिंड्रोम नाम की डिजीज जो है वो देखने को मिल सकती है। आप इसको जो है वो थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो और बुक्स पे जो है वो हाईलाइट करके लिख लेना अपनी नोटबुक्स में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थाइमिक एप्लेजिया भी बोलते हैं। राइट, इतना क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद जो है वो आगे चल पड़ो। अगर हम एक मान लो न्यूड माइस लें, देखो इफ वी टेक अ न्यूड माइस, अब न्यूड माइस किसको बोलते हैं, एक ऐसा चूहा जिसके ऊपर हेयर जो है वो एब्सेंट हो, उसे बुलाया जाता है न्यूड माइस, और उसमें जो है वो थाइमस क्या है, एब्सेंट है। आप लिख सकते हो कि थाइमस जो है वो एब्सेंट है। मान लो उसके अंदर हमने एक न्यूड माइस लिया है इन विच थाइमस इज एब्सेंट एंड इट इज यूज्ड इन द ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट। इट इज यूज्ड इन ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि किसी तरीके का ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है वो नहीं देखने को मिलता। तो आप लिख सकते हो कि ग्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। ग्राफ्ट क्या होता है, इट इज एक्सेप्टेड, या बोल सकते हो नो ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि इस केस में किसी भी तरीके की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो
जनरेट नहीं हुई बिकॉज देयर इज नो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इससे देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो ग्राफ्ट जो एक्सेप्ट होना है या ग्राफ्ट को रिजेक्ट होना है उसके अंदर रोल जो प्ले करती है वो होती है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में हमेशा ही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो रोल प्ले करती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन कभी भी होते हैं तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी रोल प्ले करती है वो होती है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ही कि किसी भी इंडिविजुअल में जो है वो किडनी का ट्रांसप्लांट किया या फिर उसको ग्राफ्ट की तरह लगाया तो उसके अंदर जो है वो दूसरे पेशेंट ने किडनी एक्सेप्ट नहीं की। जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल से पेशेंट के अंदर डाला तो पेशेंट की बॉडी ने उस ग्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन। तो आप पॉसिबल रीजन क्या दोगे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रीजन है कि जो ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट हो रहा है बाय द होस्ट, राइट। तो देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं थाइमस के बारे में जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है कि एक तो मैंने आपको ये बोला कि जो थाइमस है एक तो देखो यहाँ पे टी सेल्स की मैच्योर, बस देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं इसमें। क्वेश्चन जो बनेंगे वो बनेंगे आपके कि देखो टी सेल्स सिंथेसाइज तो बी बोन मैरो के अंदर हो रहे हैं बट इनकी मैच्योरेशन हो पा रही है टी सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में थाइमस, फिर ये बातें बाकी थाइमस से रिलेटेड है देखो, ठीक है। थाइमस जो है अपनी मैक्सिमम साइज से पहुंच रहा है प्यूबर्टी के टाइम पे। थाइमस जो है वो इंक्रीजिंग एज के साथ में डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का लॉस हो रहा है, राइट। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट के अंदर किया कि ठीक है थाइमस इंपॉर्टेंट है इतना ज्यादा, वो हमने पता किया, साइंटिस्ट ने पता लगाने की कोशिश करी कि थाइमस इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट इतना। अगर मान लो थाइमस हो ही ना तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी इंडिविजुअल पे। तो उन्होंने एक माउस लिया, उस न्यू बॉर्न था उसमें से उन्होंने क्या किया थाइमस को रिमूव कर दिया, उसको उन्होंने नाम दिया थाइमेक्टोमाइज्ड माइस, ठीक है। उसके तो फिर उन्होंने क्या देखा कि देर इज नो मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स, टी सेल्स की जो है फिर उन्होंने देखा कि मैच्योरेशन हो ही नहीं रही है उस माइस के अंदर जिसके अंदर से उन्होंने थाइमस को रिमूव करवा दिया है। तो क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि देयर वाज द एब्सेंस ऑफ थाइमस, तो टी सेल्स मैच्योर नहीं हो पा रहे थे जिसकी वजह से जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो भी एब्सेंट थी। फिर हमने देखा कि कौन सी डिजीज हो जाती है अगर थाइमस ना हो तो डी जॉर्ज नाम की सिंड्रोम विच इज ऑल्सो नोन एज थाइमिक एप्लेजिया, ठीक है। देन थाइमस इस केस में फेल टू डेवलप और एब्सेंस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इंक्रीज इन्फेक्शियस डिजीजेस। देन हम लोगों ने देखा कि अगर एक न्यूड माइस लिया जाए यानी कि जिसके अंदर हेयर प्रेजेंट ना हो उसमें से अगर थाइमस को रिमूव कर दिया जाए या फिर जिसके अंदर थाइमस एब्सेंट हो, ठीक है, और फिर उस माइस को यूज किया जाए ग्राफ्ट वाले एक्सपेरिमेंट्स में, ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स में, तो क्या देखा जाता है कि किसी तरीके की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट होती नहीं है और वो ग्राफ्ट इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। तो हमने ये देखा कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के जो प्रोसेसेस जो केसेस होते हैं उस केस में कौन सी इम्यूनिटी रोल प्ले कर रही होती है, तो वो होती है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं आगे, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब हमने देखना है कि किस तरीके से टी सेल्स की मैच्योरेशन हो रही है। तो अब आप लोग हेडिंग डाल सकते हो टी सेल्स मैच्योरेशन। सिंथेसिस तो हो चुकी है किसमें, बोन मैरो के अंदर, राइट। अब उन्हें टी सेल्स की मैच्योरेशन हमको करनी है जो कि होगी कहाँ पर, आपकी वो होगी इनटू द सॉरी इनसाइड द थाइमस। तो अब आप देखो थाइमस का इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इस तरह से, ठीक है। दिस इज द सब कैप्सूलर रीजन, ठीक है। बीच वाला कॉर्टेक्स वाला पार्ट आ जाएगा और अंदर वाला आ जाएगा आपका मेड्यूला। तो इतना पार्ट आ जाएगा आपका सब कैप्सूलर कॉर्टेक्स, देन नीचे वाला आ जाएगा आपका कॉर्टेक्स और फिर लास्ट वाला हम लिख लेंगे दिस इज द मेड्यूला। तो देखो इतना इसको क्रैम करने की जरूरत है भी नहीं। दिस इज द कैप्सूल, ठीक है, ऑफ द थाइमस। कैप्सूल के ठीक नीचे वाला एरिया इज द सब कैप्सूलर कॉर्टेक्स, उसके बीच में कॉर्टेक्स और बिल्कुल इनसाइड वाला जो पोर्शन दिस इज द मेड्यूला। अब देखो होता क्या है, ये वाला देखो, इसको आप देखो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो कि दिस इज द कैप्सूल, दिस इज द कैप्सूल, ठीक है।
इसको हम थोड़ा सा एक कलरफुल सा कैप्सूल बना लेते हैं। फिर होगा क्या, आपको डायग्राम को थोड़ा सा समझने में अच्छा लगेगा इसको। तो दिस इज द कैप्सूल वाला रीजन है। ठीक है, अब देखो ये आपका आ गया थाइमस, थाइमस का ये वाला पोर्शन आ गया आपका कैप्सूल। अब होता क्या है कि जो प्रो टी सेल्स होते हैं वो सब कैप्सूलर रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो इस तरीके से ये आ जाएंगे आपके प्रो टी सेल्स, ये बन चुके हैं आपके कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर। अब ये एंटर कर गए हैं इनटू द सब कैप्सूलर कॉर्टेक्स। अब सब कैप्सूलर कॉर्टेक्स के अंदर जब ये एंटर करेंगे तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होंगे इनटू द डबल नेगेटिव। ठीक है, दिस इज डबल नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो डबल नेगेटिव। क्यों, अब देखो आपको ये चीज तो पता है कि जो टी सेल्स होते हैं, हमने कर लिया हुआ अभी तक, टी हेल्पर टी साइटोटॉक्सिक दोनों टाइप के सेल्स कर लिए हैं। तो जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं, जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, देखो इसके ऊपर जो को स्टिमुलेटरी सिग्नल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है आपका, CD4+ वाला। जबकि जो आपका टी साइटोटॉक्सिक होता है इसके ऊपर जो आपका सिग्नल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, CD8+ वाला को स्टिमुलेटरी सिग्नल प्रेजेंट होता है। बट इस केस में देखो, तो मतलब टी हेल्पर पे कोई एक को स्टिमुलेटरी सिग्नल प्रेजेंट होना चाहिए और टी साइटोटॉक्सिक पे भी कोई एक को स्टिमुलेटरी सिग्नल जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, बट हम क्या देखते हैं कि डबल नेगेटिव वाली कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब क्या कि दोनों ही जो भी यहाँ पे प्रोटी सेल्स बन रहे हैं दोनों के ऊपर CD8+ वाला भी है और CD4+ भी है। यहाँ पे भी CD8+ भी है और CD4+ भी है। तो फिर अब हम इसको मतलब 4 8 दोनों प्रेजेंट हैं, तो फिर अब हम इसको टी हेल्पर बुलाएंगे या फिर टी साइटोटॉक्सिक सेल बुलाएंगे, इस चीज में कंफ्यूजन हो जाती है। तो फिर यहाँ पे देखिए एक प्रोसेस चलता है, प्रोसेस का नाम है पॉजिटिव सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, वो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि यहाँ पे एक प्रोसेस चलता है जिसका नाम है पॉजिटिव सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर चलता है। और फिर पॉजिटिव सिलेक्शन का प्रोसेस जब एक बार चल लेता है उसके बाद ये जो डबल नेगेटिव वाले सेल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू डबल। एक सेकेंड, ये थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी हो चुकी है। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि देखो यहाँ पे जो है डबल नेगेटिव है। डबल नेगेटिव का मतलब है कि ना ही यहाँ पर CD8+ प्रेजेंट है और ना ही यहाँ पे CD4+। अरे यार बोलने से ही पता चल रहा है, सॉरी। आप यहाँ पे देखो इस तरीके से क्या होता है कि CD जो डबल नेगेटिव, सबसे पहले क्या हुआ देखो, प्रो टी सेल्स एंटर किए बोन मैरो में, जो है ये सिंथेसाइज हो गए थे, ये एंटर किए कैप्सूल के अंदर। ठीक है, प्रो टी सेल्स हम इनको बुला रहे हैं। अब ये जो प्रो टी सेल्स है अब ये कन्वर्ट हुआ पहले डबल नेगेटिव के अंदर। अब डबल नेगेटिव में कन्वर्ट हुए इसका मतलब क्या है कि ना इसके ऊपर CD8+ प्रेजेंट है और ना ही इसके ऊपर CD4+ प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों में से इसके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी को स्टिमुलेटरी सिग्नल जो है वो नहीं प्रेजेंट। तो इसलिए फिर हम इसको क्या बुला रहे हैं, डबल नेगेटिव। दिस इज ऑल्सो डबल नेगेटिव। उसके बाद फिर फर्दर जैसे जैसे ये आगे चलते हैं तो फिर ये जो डबल नेगेटिव है ये बन जाते हैं डबल पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो ये वाला जो प्रोसेस है डबल पॉजिटिव, बोलने से पता चल रहा है कि इसके ऊपर CD8+ भी होगा, CD4+ भी होगा, यहाँ पर भी CD8+ भी होगा और CD4+ दोनों होंगे। तो इसलिए फिर दोनों टाइप के को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स होंगे, तो हम नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा वाला टी हेल्पर है, कौन सा वाला टी साइटोटॉक्सिक है। इसीलिए फिर हम इनकी फर्दर यहाँ पर की जाती है पॉजिटिव सिलेक्शन का। इस जगह पे पॉजिटिव सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है, यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है। और फिर ये पॉजिटिव सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके बाद में जाकर के ये जो डबल पॉजिटिव वाली कंडीशन है ये कन्वर्ट होती है इनटू द सिंगल पॉजिटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे एक के ऊपर CD8+ आ जाएगा, एक के ऊपर जो है वो CD4+ आ जाएगा। तो जिसके ऊपर CD4+ होगा उसको हम क्या बुलाएंगे, टी हेल्पर सेल। ठीक है, और जिसके ऊपर CD8+ होगा उसको हम क्या बुलाएंगे, टी साइटोटॉक्सिक सेल।
और ये जो टी साइटोटॉक्सिक और टी हेल्पर सेल्स हैं, अब फर्दर फिर यहाँ पर जो है वो नेगेटिव सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है। जैसे बी सेल्स के अंदर चला था, नेगेटिव सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है और फिर फाइनली जो है वो इन दोनों में से सेल्स को जो है वो क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा सेल दोनों में से, मतलब कौन से वाले टी साइटोटॉक्सिक, कौन से वाले टी हेल्पर को हम जो है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर भेजेंगे बाकी का काम करने के लिए। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। देखो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो गई थी कि हमने, हो जाती है कई बार, है ना, आप लोगों से भी हो जाती होगी, टीचर से भी हो जाती है ना, इंसान ही है टीचर भी। चलिए देखिए, बोन मैरो में मैंने आपको क्या बोला कि प्रोटी सेल्स बन रहे हैं, अब वो कैप्सूल के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये कैप्सूल किस चीज का है, दिस इज द थाइमस। ठीक है, ये थाइमस वाला रीजन है। अब यहाँ पे तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं डबल नेगेटिव में। डबल नेगेटिव का क्या मतलब कि ना यहाँ पे CD4+ है ना CD8+ है। फिर आगे जो प्रोसेस चल रही है उसके उसके प्रोसेस चलने के बाद ये कन्वर्ट हो रहे हैं डबल पॉजिटिव में। मतलब अब दोनों, पहले तो एक भी पॉजिटिव नहीं था, अब दोनों दो पॉजिटिव आ गए। अब दो पॉजिटिव को सिंगल पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक पॉजिटिव सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है। उसके बाद जब ये सिंगल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर उसको जो है वो नेगेटिव सिलेक्शन का प्रोसेस चलेगा और फिर फाइनली जो है वो मेच्योर टी साइटोटॉक्सिक या फिर टी हेल्पर सेल जो है वो हमें मिलते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो पॉजिटिव, देखो ये तो मैं आपको एक आप बोल सकते हो फ्रेमवर्क सा बना दिया कि किस तरीके से पूरा ये प्रोसेस चलता है। बट अब हमने डिटेल के अंदर देखो थोड़ा सा क्या देखना है कि किस तरीके से आपका ये जो पॉजिटिव सिलेक्शन का प्रोसेस है ये चलता है और किस तरीके से जो है आपका ये जो नेगेटिव सिलेक्शन का प्रोसेस है ये चलता है। ठीक है, अब इन दोनों प्रोसेसेस को अब हमने देख लिया कि लोकेशन इनकी कहाँ कहाँ पर है, कौन सी जगह पे किस स्टेप पे पॉजिटिव सिलेक्शन होगी, किस स्टेप पे नेगेटिव सिलेक्शन होगी। अब हमें डिटेल में देखना है कि पॉजिटिव सिलेक्शन कैसे होती है, ठीक है, और नेगेटिव सिलेक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे पॉजिटिव सिलेक्शन। तो इसका मतलब पॉजिटिव सिलेक्शन कब हो रही है, जब आपके टी सेल्स के ऊपर जो है वो डबल पॉजिटिव प्रेजेंट है। अब हमें उसको सिंगल पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, कैसे, पॉजिटिव सिलेक्शन करके। उसी चीज को हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। देखो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे जो है वो डबल पॉजिटिव वाली कंडीशन है, यहाँ पे जो है वो आपका प्रोसेस चलेगा पॉजिटिव सिलेक्शन का, और पॉजिटिव सिलेक्शन का प्रोसेस चलने के बाद ये जो डबल पॉजिटिव है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल पॉजिटिव के अंदर, ये भी सिंगल पॉजिटिव के अंदर। तो ये जो बीच वाला प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है ये वाला, इसको हमने अभी करना है डिटेल के अंदर। अब देखो अब होता क्या है कि देखो डबल पॉजिटिव है, इसको हमने क्या किया, एक्सपोज करवाया, डबल पॉजिटिव थाइमोसाइट्स को हमने एक्सपोज करवाया डेंड्राइटिक सेल्स के साथ में। ठीक है, अब आपको पता है कि जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इनके ऊपर MHC क्लास 1 और क्लास 2 दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। MHC क्लास 1 भी होगा और इन्हीं के ऊपर जो है वो MHC क्लास 2 दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोगों को ये चीज भी पता है कि जो MHC क्लास 1 है इससे एंटीजन का प्रेजेंटेशन किया जाता है टू द टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो हमने क्या किया है ना, एक्सपोज करवा दिया है डबल पॉजिटिव सेल्स को टू द डेंड्राइटिक सेल। दिस इज द डेंड्राइटिक सेल। तो जब हम डबल पॉजिटिव का मान लो हमने एक ये वाला सेल लिया और इसको हम ले आए इसके पास में, तो ये क्या करेगा, अगर ये इसने MHC1 से एक्सप्रेस होने वाले एंटीजन को पहचान लिया तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला कैसा है, टी, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, टी साइटोटॉक्सिक में। यानी कि इसके ऊपर जो है वो ये CD8+ वाला कोस्टिमुलेटरी सिग्नल जो है वो ज्यादा तरीके से फंक्शनल है और वो रिकॉग्नाइज कर रहा है एंटीजन को जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ MHC क्लास 1। तो मतलब देखो होंगे दोनों ही प्रेजेंट, बट फंक्शनल वाला कौन सा है, तो जो फंक्शनल वाला है वो इस तरीके से रिकॉग्नाइज इसको कर लेगा MHC क्लास 1 को, और फिर इसको हम नाम दे देंगे कि ये जो है आपका टी साइटोटॉक्सिक सेल है, टी साइटोटॉक्सिक सेल है। उसी तरह से देखो हम क्या करेंगे, दूसरा कोई सेल लेंगे और उसे एक्सपोज करवाएंगे दोबारा डेंड्राइटिक सेल के साथ में ही। तो मान लीजिए अगर ये वाला डेंड्राइटिक सेल का जो MHC क्लास 2 है, अगर ये देखो इस तरीके से एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है और ये एंटीजन को प्रेजेंट करता
कौन से वाले टी सेल को है, तो टी हेल्पर सेल को एक्सप्रेस करता है। जो MHC क्लास 2 है उसके ऊपर जो एंटीजन है वो एक्सप्रेस होता है टू द टी हेल्पर सेल। अब टी हेल्पर सेल का आपको पता है, अगर इसके ऊपर CD4+ को स्टिमुलेटरी सिग्नल होगा तभी वो MHC2 को पहचानेगा, है ना। तो अब देखो हम क्या बोल रहे थे, अभी डबल पॉजिटिव कंडीशन नहीं बनी हुई थी इसकी, डबल पॉजिटिव वाली कंडीशन। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो था वो 4+ भी था और 8+ भी था, बट फंक्शनल कौन सा हुआ जब हमने उसको डेंड्राइटिक सेल के साथ में फ्यूज करवाया, के को एक्सपोज करवाया, तो CD4+ वाला। तो फिर इसको हम क्या नाम दे देंगे कि टी हेल्पर सेल है, और ये टी हेल्पर सेल में जो है फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसको, अब तो इसको फिर हम टी हेल्पर सेल बोल देंगे। तो अब मेरे को ये बताओ कि आप लोगों को ये पूरा ओवरव्यू क्लियर हुआ है। तो अब इसी चीज को हम जो है वो थ्योरी के अंदर कैसे लिख लेंगे कि जब हम एक्सपोज करवाएंगे, दिस इज द डेंड्राइटिक सेल, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल को जब हमने एक्सपोज करवाया, किसको, डेंड्राइटिक सेल के साथ में जब हमने एक्सपोज करवाया अपने डबल पॉजिटिव सेल्स को, तो या तो नो रिकॉग्निशन ऑफ MHC मॉलिक्यूल, या तो देयर इज नो रिकॉग्निशन ऑफ MHC मॉलिक्यूल्स, या तो कोई रिकॉग्निशन नहीं होगी MHC मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो अगर कोई रिकॉग्निशन नहीं होगी MHC मॉलिक्यूल्स की, तो ऐसे जो टी सेल्स होंगे उनकी करवा दी जाएगी एपोप्टोसिस। दूसरी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी कि देयर इज द रिकॉग्निशन ऑफ क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स, रिकॉग्निशन ऑफ क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल। तो जब रिकॉग्निशन हो रही है क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल की, तो उस केस में क्या होगा, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द सिंगल पॉजिटिव, है ना। तो देखो इस तरीके से वो कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज द टी सेल रिसेप्टर, और यह जाएगा आपका CD8+, और इट इज कन्वर्टेड इनटू द टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू टी साइटोटॉक्सिक सेल, क्योंकि ये जो है उसको रिकॉग्निशन कर रहा है क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का, तो इसे फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा सिंगल पॉजिटिव। तो देखो अब क्योंकि ये CD8 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभी सिंगल पॉजिटिव बन चुका है ना, सिंगल पॉजिटिव बन चुका है। उसी तरह से अगर रिकॉग्निशन होती है, देयर इज रिकॉग्निशन ऑफ क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल, तो उस केस में देखो क्या होता है, दिस इज द टी सेल रिसेप्टर है, और ये यहाँ पर जो है वो CD4+ है, तो फिर इसको हम क्या बुलाएंगे, दिस इज द टी हेल्पर सेल में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और दिस इज ऑल्सो सिंगल पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो ये बन जाता है आपका, इस तरीके से जो है वो पॉजिटिव सिलेक्शन होती है। तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि पॉजिटिव सिलेक्शन एंश्योर सेल्फ MHC रिकॉग्निशन। पॉजिटिव सिलेक्शन जो है वो क्या इंश्योर करती है, पॉजिटिव सिलेक्शन एंश्योर सेल्फ MHC रिकॉग्निशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, देखो ये तो ठीक है, पता चल गया सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव में कन्वर्जन हो चुकी है। ठीक है, यहां से हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं सिंगल पॉजिटिव वाली कंडीशन में। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया था कि ठीक है, ये यहाँ तक पहुंच गए हम सिंगल पॉजिटिव में। अब हमें नेगेटिव सिलेक्शन का प्रोसेस और करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप लोगों को अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो आपके जो ये टी सेल्स बन रहे हैं, इनके ऊपर ये रिसेप्टर्स भी हैं, टी सेल रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट हैं। अब ये वाले रिसेप्टर्स कहीं सेल्फ एंटीजन को तो नहीं पहचान रहे, तो अगर ये सेल्फ एंटीजन को पहचानेंगे तो फिर इनकी एपोप्टोसिस कर दी जाएगी, और जो सेल्फ एंटीजन को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा उसको फिर फर्दर जो है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर भेज दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बी सेल्स के अंदर हमने देखा था। तो अब देखो इसके आगे आप लोग लिख लो कि नेगेटिव सिलेक्शन, अब नेगेटिव सिलेक्शन का जो प्रोसेस चलता है उसमें क्या होता है
कि जो ये सिंगल पॉजिटिव, देखो SP मतलब ये जो सिंगल पॉजिटिव, ये जो टी सेल्स हैं इनको हम लोग थाइमोसाइट्स भी बुला लेते हैं। ये जो सिंगल पॉजिटिव थाइमोसाइट्स हैं इनको एक्सपोज करवा दिया जाता है, दे आर एक्सपोज्ड टू द सेल्फ एंटीजन। ठीक है, अब जब इनको सेल्फ एंटीजन को एक्सपोज करवाया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, या तो ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे, या तो ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे, या फिर डू नॉट रिकॉग्नाइज। तो अगर ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं सेल्फ एंटीजन को तो वो तो डिफेक्टिव होंगे और उनकी क्या कर दी जाएगी, एपोप्टोसिस। बट जो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, which do not recognize, which do not recognize, जो नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे किसको, सेल्फ एंटीजन को, उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर वो जो हैं वो कैसे होंगे, ये वाले तो देखो डिफेक्टिव थे, ये वाले कैसे होंगे, एक्यूरेट। ठीक है, एंड दे आर सेंट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है जी, अब बताइए आपको इतना क्लियर हो गया। ठीक है, एक्यूरेट है, या फिर आप इनको बोल सकते हो कि दीज आर नॉर्मल टी सेल्स। तो इस तरीके से टी सेल्स की पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन जो है वो होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको मिलेगा इससे देखने को, वो मिलेगा कैसे कि किस टाइप की सिलेक्शन जो है आपको मिलती है देखने को बी सेल्स में, तो सिर्फ एक टाइप की पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। और अगर हम बात करें टी सेल्स की, उसमें दोनों टाइप्स की सिलेक्शन देखने को मिलती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब देखने को मिलती है, जब डबल पॉजिटिव कंडीशन से सिंगल पॉजिटिव वाली कंडीशन में आना होता है, उस टाइम पे पॉजिटिव सिलेक्शन से वो चीज होती है, एक्सपोज कराया जाता है डेंड्राइटिक सेल्स को। अब जब सिंगल पॉजिटिव में वो कन्वर्ट हो गए हैं, अब उस सिंगल पॉजिटिव कंडीशन से हमें क्या करना है कि कौन से टी सेल्स अच्छे हैं जो कि सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट हैं और जिनको सर्कुलेशन के अंदर भेजा जा सकता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर भेजा जा सकता है काम करने के लिए, वो वाले कौन से टी सेल्स हैं, तो उनको फिर सेल्फ एंटीजन से एक्सपोज करेंगे। जो सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा उसे ही सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों कॉन्सेप्ट जो भी हमने करे हैं आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से, जो मैं आपको जब से बोल रही हूँ कि बी सेल्स मैच्योर हो गए, टी सेल्स जो मैच्योर हो गए, अब उनको हमें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में भेजना है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे अपने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को, जो कि आपके स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, बड़े डिटेल में हम करेंगे और क्वेश्चन उससे भी बनते हैं। ठीक है जी, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।